ड्रीमर्स, आज तारीख है 8 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून की जिस्ट समझेंगे कि कार्टून में बात क्या किया जाता है। कार्टून में बेसिकली अमेरिका में एक राइट हो रहा है, मीन अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस प्रकार के इनिशिएटिव चल रहे हैं कि ब्लैक की भी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, मीन ब्लैक लिव्स मैटर, दिस प्रकार का हैशटैग ट्विटर पर वायरल हो रहा है। तो इनिशियली होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, बहुत एग्रेसिवली काउंटर करते हैं। मीन जो राइट्स करने वाले होते हैं, जो विरोधी होते हैं, उनको बोलते हैं, मतलब उनको बहुत ही टफ मैसेज देते हैं। बट होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद चूंकि केस सीवियर से सीवियर होता जाता है और ये सेकंड वाले पिक्चर में क्या दिखाया जाता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को सांस लेना मुश्किल हो गया है। कीरॉयड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि अब इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इससे पहले क्या होता था कि यू हैव टू डोमिनेट, मीन कि डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट कर रहे थे। मीन इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ और एंड आई एम एवरीथिंग। बट होता क्या है कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, तो अमेरिका में लोगों का शासन है। तो कुछ टाइम के बाद जब विरोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इश्यूज क्रिएट होने हो जाता है। मीन अभी उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इस पिक्चर में यही दिखाया जा रहा है। चलिए अब हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। पहला वाला आर्टिकल पर्सन गल्फ के रिगार्डिंग है। दरअसल पर्सन गल्फ में यूजुअली हुआ क्या कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज हुआ करते थे, क्योंकि पर्सन गल्फ आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरा पर्सन गल्फ क्या है कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भरा पड़ा है, कि मीन वहाँ पर ऑयल के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं। तो 1970 के पहले तक जिस प्रकार से ब्रिटेन पूरी दुनिया में कहा जाता था कि ब्रिटेन का तो सूर्यास्त होता ही नहीं है, ठीक, तो उसका पूरा धीरे धीरे क्या प्रभाव खत्म होता है। बट जो पर्सन गल्फ वाला रीजन रहता है वहाँ पर 1970 के पहले तक ब्रिटेन का प्रभाव वहाँ पे रहता है। वहाँ पर ये इंग्लिशमैन्स मीन रूल करते थे, उन्हीं के लोग पर्सन गल्फ में गार्डिंग किया करते थे। बट होता क्या है कि 1970 के बाद जो लोकल रीजनल मीन पर्सन गल्फ से जो लगे हुए स्टेट होते हैं, लाइक ये है पर्सन गल्फ हमारा। अब इस पर्सन गल्फ से लगे हुए जो लिटरल मीन जिसका तट लगता है पर्सन गल्फ से, अब कितनी कंट्रीज़ हैं, ऐसी 8 कंट्रीज़ हैं। जैसे ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं, कुल 8 कंट्रीज़ हैं जिसकी बाउंड्री पर्सन गल्फ से लगती है और यही जीसीसी का पार्ट है। अब जीसीसी फॉर्म कब होता है? जीसीसी फॉर्म होता है 1981 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। फिर एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, वो होता है 1960 में। तो 1960 में ओपेक कंट्रीज फॉर्म होती हैं, क्योंकि वो यूजुअली क्या चाहती थी, रेगुलेशन करना चाहती थी कि ऑयल का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, क्योंकि ऑयल का डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही ऑयल की प्राइस डिपेंड करती है। तो अगर ओपेक कंट्रीज़ का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं और इन ओपेक कंट्रीज़ को होगा नुकसान। तो इसी वजह से 1960 में हुआ क्या कि ये ओपेक कंट्रीज़ एक साथ आई और बोला कि अब हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में ऑयल का कितना सप्लाई होना चाहिए। तो यही ओपेक कंट्रीज़ और ओपेक प्लस कंट्रीज़, कुछ और कंट्रीज़ मिलकर के ओपेक प्लस बनाती हैं। तो 1960 में ओपेक कंट्रीज़ का फॉर्मेशन होता है। अब फटाफट बताइए कि ओपेक कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया वियना में। मीन वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है किसका? ओपेक कंट्रीज का। मीन जीसीसी कंट्रीज का हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया रियाद में और ओपेक कंट्रीज का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? ऑस्ट्रिया मीन वियना में है। अब ये तो हो गया कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 1970 के बाद इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और होता क्या है कि जो यूएसए है, यूएसए करता क्या था कि ऑयल को इंपोर्ट किया करता था। पहले तक 1970-80 तक क्या किया करता था कि वो ऑयल को इंपोर्ट किया करता था। बट उसके बाद क्या होता है कि सिनेरियो पूरी तरह से बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है 1990 के बाद से 2000 के बाद से होता क्या है कि निक्सन के बाद से होता क्या है, पूरा सिनेरियो बदल जाता है कि वहाँ पे सेल गैस के भंडार ढेर सारे मिल जाते हैं यूएसए में। लेकिन जब तक सेल गैस के भंडार नहीं मिले थे यूएसए को, तब तक उसका इंटरेस्ट इस पर्सन गल्फ में बहुत ज़्यादा था। तो वो करता क्या था कि इन कंट्रीज़ के साथ मीन 1981 में जब जीसीसी फॉर्म होता है तो 1981 में सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में मीन काफ़ी ट्रीटी साइन होती हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि अमेरिका को चाहिए क्या था कि उसके फाइटर जेट और उसे युद्ध लड़ने के लिए उसे ना प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से बैटल फाइट करने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता थी, मीन क्रूड ऑयल की आवश्यकता थी, और सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा सप्लायर था, तो सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध थे। तो इस प्रकार से जो रीजनल पॉलिटिक्स है पर्सियन गल्फ की, वो 1970 के पहले और 1970 के बाद से इस प्रकार से बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि 1960 में तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, और 1981 में उन चीज़ों को, वहाँ की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसको कंट्रोल करने के लिए फॉर्म होता है। अब राइटर कहते हैं कि जीसीसी कंट्रीज और यूएसए का जो लिंक था, ये पूरा सेल गैस और ये ऑयल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाला मीन पूरे मैकेनिज्म को डेवलप करने का, कह रहे हैं कि अभी ये सब बदल रहा है। कह रहे हैं अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि ओपेक कंट्रीज से लोग बाहर निकल रही हैं, और जो सऊदी अरेबिया एक सुपर पावर हुआ करता था उस पर्सियन गल्फ वाले रीजन में, अभी उसकी पावर क्या हो रही है, फेड हो रही है। और यूएसए क्या चाहता है, यूएसए ईरान को आइसोलेट करना चाहता है। लेकिन जो जीसीसी की कंट्रीज हैं, जो ओपेक की कंट्रीज हैं, कह रहे हैं वो बायलैटरल रिलेशन ईरान के साथ बना के रख रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पर्सियन गल्फ के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो अब यूएसए के अगेंस्ट में जा रहे हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या चाहता है कि पूरे पर्सियन गल्फ पे अपना राज चाहता है। क्योंकि जो भी कंटिनेंट अगर आप देख लो, ठीक, कोई भी रीजन देख लो, वहां पे कोई ना कोई ऐसी कंट्री जरूर होती है जो खुद का डोमिनेशन शो करने की कोशिश करती है। अगर आप नॉर्थन अमेरिका की बात करोगे तो वहां पर अमेरिका है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आप एशिया की बात करोगे तो चाइना और इंडिया है, तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और वही अगर आप पर्सन रीजन की अगर आप बात करोगे तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि शिया और सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो सुन्नी को कौन फॉलो करता है, सुन्नी वाले ये सऊदी अरेबिया वाले हैं, और शिया वाले कौन है, ये ईरानियन वाले हैं। अब शिया और सुन्नी के बीच का मीन दो आइडियोलॉजी मीन अलग अलग हो जाती है यहाँ से। तो रीजनल पॉलिटिक्स कैसे बदलता है, इस पूरे आर्टिकल में यही बताया जा रहा कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया फेड हो रहा है, बायलेटरल रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान का प्रभाव वहाँ पर बढ़ रहा है। और जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, कह रहे इनका प्रभाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कह रहे जो ये यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया और कुवैत हो गया, कह रहे हैं कि ये इतना इतना रिच होते जा रहे हैं कि ये सऊदी अरेबिया के प्रभाव को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या है कि सबसे ज़्यादा मीन आर्सेनल को, मीन सबसे ज़्यादा हथियार को इंपोर्ट करने वाला देश बन गया है। पहले इंडिया हुआ करता था, लेकिन इंडिया को सऊदी अरेबिया ने ओवरटेक कर लिया। इट डजंट मीन कि सऊदी अरेबिया ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। इट्स मीन ये कि इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ज़्यादा अपने घर पे ही हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए। बट जरा आप देखो कि सऊदी अरेबिया अगर हथियार इंपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सियन गल्फ में अपना डोमिनेशन चाहता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो ये सारे काम कर रहा है। राइटर फिर आगे कहते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट पर्सियन गल्फ में कैसे सर्व हो सकता है। कह रहे हैं अभी तक तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से कि पावर डायनेमिक्स बदल रही है, कि पहले ब्रिटेन के बाद वहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स के बाद वहाँ पे यूएसए का इंटरफेयर, अभी यूएसए के इंटरफेयर के बाद सऊदी अरेबिया का पावर वहाँ से छिन जाना, और उसके बाद इंडिया के इंटरेस्ट क्या है वहाँ पर, क्या इंडिया का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या वहाँ पे? बिल्कुल है इंडिया का वहाँ पर इंटरेस्ट। इंडिया करीब 120 बिलियन का ट्रेड करता है पर्सियन गल्फ की कंट्रीज के साथ। और जो रेमिटेंसेस हैं, सबसे ज़्यादा अगर हमें रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं तो वो पर्सियन गल्फ से ही प्राप्त होते हैं। मीन हमारे यहाँ के लोग बाहर जा करके काम करते हैं और काम करके अपनी फैमिली को जो पैसा भेजते हैं उसी को रेमिटेंसेस बोलते हैं। और इंडिया सबसे बड़ा मीन रिसीवर है, रेमिटेंसेस को रिसीव करने में इंडिया टॉप पे है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है। तो 49 बिलियन डॉलर का मीन इंडिया को फायदा होता है थ्रू द रेमिटेंसेस, और 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है पर्सियन गल्फ के साथ। बट अभी तक का हमारे पूरे पर्सियन गल्फ के साथ बहुत मित्रवत संबंध रहे हैं, अभी राइट नाउ तक का तो बहुत मित्रवत संबंध रहे हैं, जब तक कि यूएसए ने ईरान पर पूरी तरह से सैंक्शन नहीं लगा दिया। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तेल खरीदा किससे करते थे, ईरान से खरीदा करते थे। तो राइटर ये कहते हैं कि जो पर्सियन गल्फ की जो पूरा डायमेंशन है ना, वो इंडियन सिक्योरिटी की मीन जो नवल फोर्स हैं, कह रहे वो क्या करते हैं, नवल शिप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे जो रिलेशन है वो पर्सियन गल्फ के साथ बहुत अच्छे हैं। और अभी राइट नाउ है कि तेल के दाम गिरे हुए हैं, तो इंडिया के जो रिजर्व थे वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है कि बायलेटरल ट्रेडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है पर्सियन गल्फ के डिफरेंट कंट्रीज के साथ, कि अगर ये ऑयल के प्राइस अगर इतना बढ़ता है तो हम आपको इतना पे करेंगे, और हम आपसे इतना मीन एक तरह से आपका तो फ्यूचर में ट्रेड करना है कि फ्यूचर में हम आपसे इतना ट्रेड कर लेंगे। और इसकी ज़रूरत पर्सियन गल्फ की कंट्रीज को भी है। तो राइटर ये पूरा डायनामिक्स इसमें यही समझाते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और किसी एक तरफ इंडिया को मूव नहीं करना चाहिए। कह रहे वहाँ पर पावर की डायनामिक्स कैसे भी बदले, हमें वहाँ पर कुछ भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया।
अभी हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, ये पेगिंग द प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड-19 फाइट। अभी कोविड-19 में क्या हुआ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए, मीन होता क्या है कि अगर कोई बीमार हुआ तो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट चाहेगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, वो अपना बेस्ट वो करवाएगा ही। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कह रहे हैं कोविड-19 के का पेशेंट अगर उसके पास सिम्टम मिल जाते हैं, चाहे वो ए सिम्टम मिले, चाहे वो प्रॉपर सिम्टम मिल जाते हैं, तो कह रहे हैं वो बिल बहुत लंबा लंबा फाड़ रहे हैं। कह रहे हैं एक नॉर्मल सी सिचुएशन में 5 से 7 लाख रुपए का वो वहाँ पर बिल फाड़ दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या है कि 4,500 रुपये में टेस्टिंग हो जानी चाहिए। ठीक, कुछ केसेस में तो 3,000 रुपये में टेस्टिंग करनी है। लेकिन सिनारियो पूरी तरह से बदल रहा है। कह रहे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कह रहे हैं कह रहे हैं वो पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए कर क्या रहे हैं कि उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। मीन 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और पूरा पूरा पैकेज है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि मैं इतने रुपये लूँगा और 7 लाख रुपये तो मिनिमम है। और अगर उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, मीन किसी का इलाज अगर 1 महीने से ज़्यादा चला, तो मीन उससे भी ज़्यादा पेमेंट लोग ले रहे हैं। तो अब राइटर यहाँ पे कहते क्या है कि इंडिया के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि ये कोविड-19 के सिस्टम को देखते हुए कह रहे इंडिया को प्राइवेट हॉस्पिटल मीन प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टाई अप करना चाहिए और पूरी तरह से उसे रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। और अगर पार्ट ऑफ द सिस्टम अगर इस प्रकार से फेल होता है तो गवर्नमेंट फेल होगी। ठीक, तो गवर्नमेंट फेल ना होने पाए, इसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी। अब कहते हैं कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच में इंटरलिंकिंग हो क्यों नहीं पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाता। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगता क्या है कि अगर मैंने कोई सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी तो अब वो पैसा कम मिलेगा, कोई अता पता नहीं है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के आगे पीछे जो नौकरशाह लोग होते हैं उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली पेमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, कह रहे उन्हीं के हाथ में होता है, उन्हीं के खाते में पैसा जाता है, उन्हीं को पता होता है कि किस बैंक में पैसा डालना है और कहाँ से पैसा निकालना है। तो जो पूरा प्रोसीजर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जो ट्रस्ट है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, कह रहे वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि टाइप हो नहीं पाता। तो राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल को ये इंश्योर करे कि उनको पेमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम कैप भी डिसाइड कर दे कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट उनके पास आता है तो वो उस अमाउंट से ज़्यादा उनसे पैसा नहीं लेंगे। जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र में इस प्रकार के केसेस देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया है और प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रॉपर तरीके से बोला है कि अब एक टेस्टिंग का 4,500 रुपये से ज़्यादा आप नहीं लोगे, 4,500 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। और अगर बिलिंग की बात करें तो उसमें रेगुलेशन की भी बात की जा रही है। अब राइटर इसका समाधान देते हैं, कहते हैं कि ये तो ठीक है, क्रिटिसिज्म तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं समाधान ना दूं तो फिर मेरा लिखने का मतलब क्या है। ठीक, तो राइटर फिर समाधान क्या देते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास 3 अप्रोच है। क्या गवर्नमेंट कर क्या सकती है, क्योंकि ज़्यादातर कोविड-19 पेशेंट का इलाज या तो आईसीयू में हो रहा है या तो आइसोलेशन वार्ड में हो रहा है। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आइसोलेशन वार्ड के निर्माण के लिए जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका या तो इस्तेमाल कर ले, या तो जो गवर्नमेंट पीएसयूज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, कह रहे उसमें प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करे कि वो आकर के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें और गवर्नमेंट करे क्या, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करे। ठीक, एक तो हो गया कि आइसोलेशन वार्ड का निर्माण करना, और सेकंड थिंग कि हमें आईसीयू वार्ड की भी जरूरत है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट हो क्या रहे, कह रहे हैं उन्हें पता नहीं चलता है और लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का टाइम पीरियड क्या है, 15 डेज है। तो 8 दिन बाद, 10 दिन बाद लोगों को सर्दी खांसी हो ही रही है तो इग्नोर करते हैं, और 10 दिन बाद, 12 दिन बाद पता चला कि वो केस सीवियर हो गया, तो ज़्यादातर आईसीयू वार्ड वगैरह में ट्रीटमेंट चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, कह रहे गवर्नमेंट एक काम ये कर सकती है कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों को बुलवाए और बोले कि आप मेरे हॉस्पिटल में इस प्रकार के आईसीयू वार्ड का निर्माण करो, और आईसीयू वार्ड के निर्माण में भी आप उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करा दो, फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग कि आईसीयू का संचालन करना, उसे मॉनिटर करना, उसे रन करवाना, कह रहे हैं तो बच्चों का खेल है नहीं। कह रहे हैं नॉर्मल एक डॉक्टर इस प्रकार से आईसीयू के वार्ड को तो रन कर नहीं सकता, और गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ठीक है, अगर आईसीयू वार्ड का निर्माण हो भी गया, हमने डेवलप कर भी लिया, तो उसे चलाएगा कौन। तो सेकंड पॉइंट राइटर कहते हैं कि सेकंड थिंग कि हम क्या कर सकते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रैक्टिशनर्स को हम हायर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि कोविड-19 का जो टाइम पीरियड कह रहे हो सकता है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद सिचुएशन नॉर्मल होने लगे। कह रहे हैं राइट नाउ हमें सिचुएशन से फाइट करने के लिए क्या करना चाहिए कि फटाफट आइसोलेशन वार्ड का निर्माण करवाना चाहिए, आईसीयू वार्ड का निर्माण करवाना चाहिए, और आईसीयू के लिए करना क्या चाहिए कि एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को हायर कर लेना चाहिए, और वो क्या करेंगे कि वो हमारी हेल्प करेंगे। और फिर थर्ड थिंग की बात करते हैं
कहते हैं ये तो ठीक है कि हमने आईसीयू वार्ड का भी निर्माण कर लिया, लेकिन अब थर्ड थिंग कि हम एक काम करें कि हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इंस्टॉल कर दें और वहाँ के पूरे पूरे आईसीयू वार्ड को गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर अंडर लेकर के आ जाए। खैर इससे होगा क्या कि अचानक से हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कह रहे वो बढ़ जाएगा, और जिससे होगा क्या कि हम इस पैंडेमिक की सिचुएशन में मीन अपने लोगों की रक्षा हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो दो आर्टिकल हमने डिस्कस किया अभी राइट नाउ, एक पर्सन गल्फ के रिगार्डिंग था और एक ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स वगैरह के रिगार्डिंग कि मीन हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव हो सकता है। हमारे पास थर्ड आर्टिकल है रिगार्डिंग द अपर हाउस। अपर हाउस में क्या है कि इस समय बीजेपी एक सिंगल पार्टी है जिसके पास मैक्सिमम सीट है, लाइक उसके पास 75 सीट है। लेकिन होता क्या है कि हमें कोई भी किसी भी हाउस में कोई भी बिल अगर पारित करवाना है, कोई पास करवाना है, ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमें 50+1 चाहिए होता है। तो राज्यसभा में नंबर ऑफ सीटें कितनी है 245, तो 245 का जो मैजिक नंबर होता है मीन हमें चाहिए कितना होगा कि मीन आधे से ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की अलाइज के अगर हम पूरा काउंट करें तो 102 सीट्स आ रही हैं। तो राइटर कहते क्या है कि बीजेपी ने किया क्या कि उसके पहले वाले टर्म में उसके पास राज्यसभा में प्रॉपर बहुमत नहीं था, तो उसको अनफेयर मीन का सहायता लेना पड़ता है। जैसे आधार कार्ड का बिल अगर पारित करवाना हुआ तो उसने उसको एज अ मनी बिल पारित करवाया था, ठीक है, ताकि वहां पर केवल लोकसभा के अप्रूवल की आवश्यकता पड़े, राज्यसभा को हम वो इग्नोर कर सकें। तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी हो गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट कर क्या रही है कि एक अपर हाउस को पूरी तरह से इग्नोर कर रही, पूरी तरह से वाइड कर रही है। वो इतने ढेर सारे अमेंडमेंट को, इतने ढेर सारे बिल को एज अ मनी बिल पारित करवा रही है, जबकि ये तो ठीक बात है नहीं। और यूजुअली होता क्या है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर ही डिसाइड करता है कि वो मनी बिल होगा या ऑर्डिनरी बिल होगा, और जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है। तो रूलिंग पार्टी के होने की वजह से उसे प्रॉपर तरीके से मनी बिल बोल दिया गया और मनी बिल बोल करके उसे पारित करवा दिया गया। अब राइटर कहते हैं आगे कि अभी बीजेपी के पास मीन कुछ स्टेट में हुआ क्या कि उसके हाथ से पावर तो छिन गई है, लेकिन स्टिल आने वाले टाइम में उसके पास देयर आर चांसेस कि वह पूरी तरह से सुप्रीमेसी हासिल कर लेगा। लोकसभा में भी बहुमत होगा उसका और राज्यसभा में भी उसका बहुमत होगा। उसी मैकेनिज्म की बात करते फिर आगे बहुत वेरियस डेटा दिया हुआ है, जो डेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, सो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं कि इसमें और क्या है कि शिफ्ट नॉट द प्रॉफिटरिंग। अगेन वही रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं लोगों के ट्रीटमेंट पर कम, प्रॉफिट मेकिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, इंटरवेंशन कैसे करना चाहिए कि एक मैक्सिमम कैप यूनिवर्सल लेवल पर लागू कर देना चाहिए। इससे पहले एक आर्टिकल में क्या था कि प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट का आप एक मैक्सिमम मीन कैप डिसाइड कर दो, कह रहे हैं उससे ज़्यादा आप पैसा ले ही नहीं सकते हो, ठीक है, और आपकी सर्विसेज कुछ भी हो, आपका कॉस्ट कुछ भी हो, फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से मीन अप्रूवल लेनी होगी अगर आप इससे ज़्यादा का बिल अगर आप फाड़ते हो तो, अगर आप इससे ज़्यादा की सर्विस अगर आप उनको, और फोकस ये होना चाहिए कि कितने पेशेंट आपके यहाँ ठीक हो रहे हैं, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो तो आप पैसा नहीं ले सकते हो, राइट। तो आज हमारे जो पहले वाला फ्रंट का जितना आर्टिकल था वो भी डिस्कस हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। केस बड़ा ही सिंपल सा है कि एक फीमेल एलिफेंट मर जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ की सम अंदर की इनह्यूमन वर्क की वजह से। तो अब राइडर कहते हैं कि बहुत हो हल्ला आपने किया, बहुत शोर मचाया कि आपने कि हाँ कि मतलब एक फीमेल एलिफेंट मर गई, लेकिन क्या आपको पता है कि वो ठीक है एक एलिफेंट का मरना तो आपको दिख रहा है, लेकिन इस प्रकार के कितने जानवर रोज मर जाते हैं। क्या आपका ह्यूमन और एनिमल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपको नहीं दिखाई देता है कि एनिमल्स एक किसान की फसल को बर्बाद कर देते हैं? क्या आपको नहीं दिखाई देता कि जैक फ्रूट वगैरह मीन एनिमल और ह्यूमन के बीच में केवल इंटरेक्शन होने की वजह से, केवल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से एक किसान अपनी फसल को बचा नहीं पाता है? क्या आपको नहीं दिखता है कि किस प्रकार से एक किसान अपनी नीड को मीन अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को दिन रात जग करके बचाता है? कि किससे बचाता है? जानवरों से बचाता है। कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह तो आपने लागू कर दिया है, कह रहे हैं इट्स ओके, लेकिन जो अदर स्टेट हैं, अगर हम साउथर्न स्टेट की बात करें तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पर वो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करती हैं। केरला इस मामले में तो बहुत आगे है, लेकिन अगर नॉर्थन इंडिया की बात करें, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें,
इवन तमिलनाडु में भी कह रहे हैं इस प्रकार के एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। कह रहे हैं केरला करता तो है बट स्टिल वहां पर फार्मर्स की सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं एक अगर जानवर, एक अगर एनिमल अगर किसान के फसल को बर्बाद कर देता है और वो अपनी नीड को अपने इन्वेस्टमेंट को फायदे में तब्दील नहीं कर पाता है तो इस बात की कोई सुनवाई नहीं है। और अगर इंश्योरेंस की बात करें, फसल बर्बाद हो गया तो उसके पास इंश्योरेंस होता है तो वह केवल नौकरशाहों के चक्कर काटता रह जाता है। वो ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरा सिस्टम है, वो उस पैसे उसके पास मिल नहीं पाते हैं। तो राइटर कहते हैं क्या है कि सलाह एडवाइस, इनके एडवाइस क्या है, कह रहे हैं कि आपको करना ये चाहिए कि एनिमल और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, और जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, कह रहे हैं आप उसको रिजर्व करने की बात करो। और कहते हैं कि अगर आपको एलिफेंट के ऊपर इतना ही ज़्यादा दया है ना, इतनी ही ज़्यादा केयरिंग है ना, कह रहे हैं कि जो उसका प्रोटेक्टेड एरिया है केवल 25% एलिफेंट ऐसे हैं जो अपने प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं। रिमेनिंग 75% एलिफेंट क्या करते हैं, वो प्रोटेक्टिंग एरिया से बाहर रहते हैं। तो कह रहे हैं आप उनके लिए आप इंतजाम करो। कह रहे हैं कि अगर आप एक बार एनिमल और ह्यूमन के बीच में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाते हो तब तो आप उन्हें बचा पाओगे, अदरवाइज ऐसे पोचिंग होती रहेगी, कभी एक हमारे किसानों का नुकसान होगा, कभी किसी एनिमल का नुकसान होगा। कह रहे हैं ये बात केवल एक फीमेल एलिफेंट की नहीं है, कह रहे हैं कि हम सभी जानवरों को अगर ले लें, फिर वो कोई भी एनिमल हो, कह रहे उनकी भी लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक केस अगर मीडिया में उछल करके आ गया तो आप इतने सेंटिमेंटल हो जाओगे कि आप सब कुछ भूल जाओ। आपको किसान का भी ध्यान देना होगा कि किसान किस प्रकार से कितनी मेहनत से अपनी फसल को उगाता है और उन्हीं जानवरों से बचाता है, क्योंकि आपने मना कर रखा है कि आप उनको मार नहीं सकते हो, आप उनको किल नहीं कर सकते हो। और जो हमारे फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, कह रहे बहुत ही कम टाइम होता है कि किसी की मदद करते हैं। कह रहे ऐसा देखने को सुनने को बहुत मिलता है कि कोई तेंदुआ आ गया तो गांव वालों ने उसे घेर कर मार दिया ना। तो ऐसे समय पर होना क्या चाहिए कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर्स हैं, कह रहे उनको सपोर्ट करना चाहिए, विलेजर्स को, कि उस एनिमल को पकड़ें और पकड़ करके जाकर के उसके प्रोटेक्टेड एरिया में प्रोटेक्टेड रीजन में जाकर के छोड़ दें। लेकिन कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है। कह रहे हैं कि वो ऑफिसर्स भी वहां पर जाना नहीं चाहते हैं, कह रहे वो पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए स्वॉर्म्स ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, यहाँ लोकस्ट की बात करें। कह रहे हैं लोकस्ट चलता कहाँ से, कह रहे हैं लोकस्ट अफ्रीका से, ईस्टर्न अफ्रीका से चलता है और साउथर्न एशिया की ओर मूव करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया, अभी वेस्टर्न इंडिया क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। कि अगर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की इस रीजन की बात करें तो कह रहे हैं लोकस्ट का जो स्वॉर्म अटैक है, कह रहे हैं वो बहुत भयंकर है। फिर राइटर इसमें कहते क्या है कि क्या एक सिंगल स्वॉर्म, क्या एक सिंगल लोकस्ट क्या इतना नुकसान पहुंचा सकता है क्या। तो राइटर फिर खुद ही से आंसर भी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल स्वॉर्म कह रहे हैं ये काम नहीं कर सकता है। जब वो क्राउड में आते हैं, जब वो समूह में आते हैं, कह रहे हैं तभी वो इस प्रकार का नुकसान कर पाते हैं। फिर राइटर आगे भी बताते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से एक क्राउड को एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है, कह रहे हैं लोकस्ट को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कह रहे हैं कि लोकस्ट की जगह, कह रहे हैं इस प्रकार से जैसे चिड़िया हो गई, भेड़ हो गए, कह रहे हैं कि बहुत सी एनिमल हो गए और बहुत से इंसेक्ट हो गए, कह रहे हैं उनका अपना खुद का न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, जिसे बोलते हैं ना स्वार्म टीम बोल रहे हैं। राइटर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये स्वार्म की टीम्स हैं, कह रहे हैं ये क्या करती हैं, यही फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और ये बिना लीडरशिप के चलती हैं। कह रहे हैं आपको देखने में जरूर लग सकता है कि एक क्राउड में है, एक पूरा भीड़ में है तो इनका कोई लीडर जरूर होगा। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे हैं बस एक ग्रुप में चलती हैं बट इनका रोल इंडिविजुअल होता है। ठीक है, फसलों के नुकसान करने के मामले में। तो हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे द हिंदू में, आज मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। और ये वाला आर्टिकल एक्चुअली एडिटर्स लिखते हैं तो वो रेलिवेंट नहीं होता हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें थी मैंने वो सारी डिस्कस कर ली हैं।